हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो पेंडिंग करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। देखते हैं कि आज कितनी वीडियोस अपलोड हो पाती हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार? थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। क्या है थीम? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, देखिए 1999 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें डिसाइड किया गया था कि हर वर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया? ये 2003 में 2003 में मनाया गया, क्योंकि 2002 में रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को, याद रखिएगा। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969। चर्चा में क्यों है? हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है। मुंबई में ये इवेंट हुआ है। तो 2021 के दौरान जो भी बेहतरीन फिल्म थी उनको सम्मानित किया जा रहा है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में। 2021 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स किसको दिया गया है ये अवार्ड? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को। 2021 की फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो वाली है, ठीक है। 2021 की बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? शेरशाह। 2021 में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए, और 2021 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है कृति सेनन को मिमी के लिए। तो 2022 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड घोषित किए गए हैं मुंबई में। ये इवेंट मुंबई में हुआ है, और ये सारे अवार्ड आपको याद रखने हैं, खास करके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म्स। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा की फील्ड का। 1969 में अवार्ड की शुरुआत हुई थी, और पहली बार देविका रानी को दिया गया था। हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है उस पर्सन को, दादा साहब फाल्के अवार्ड से जिसको सम्मानित किया जाता है, वो पर्सन हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है सिनेमा की फील्ड में। जैसे लास्ट किसको मिला था? रजनीकांत को। पहला देविका रानी को 1969 में। तो ये सारे अवार्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस, इस टाइटल से रिपोर्ट जारी की है यूएनईपी द्वारा। यूएनईपी, देखिए यूएनईपी ने एक रिपोर्ट जारी की है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट, जिसका टाइटल है नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस। तो फ्रंटियर रिपोर्ट किसकी है? यूएनईपी की। टाइटल क्या है? नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस। इसमें जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उनके विषय में बताया गया है, जो उभर रहे हैं, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन से हो, चाहे वो अदर पोल्यूशन से हो, उनकी बात की गई है। तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट यूएनईपी ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि जो नॉइज पोल्यूशन है ये उभरने वाला एक किलर है। देखा जाए तो कई सारी डेथ होती हैं हर वर्ष लोगों की, खास करके लोगों की स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट डालता है आपका नॉइज पोल्यूशन, चाहे वो रेलवे से आता हो, रोड ट्रैफिक से आता हो, या किसी और कारण से आता हो। उसके अलावा इन्होंने यही बताया है कि लगभग इंडिया में पूरे वर्ल्ड की बात की गई, सॉरी, 423 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड एरिया है, सरफेस एरिया है, उस पर पोल्यूशन क्रिएट किया गया है 2002 से 2016 के बीच में। 423 मिलियन हेक्टेयर लैंड पूरे वर्ल्ड में फाउंड की गई है जहां पर पोल्यूशन क्रिएट किया गया है या फिर पोल्यूटेड है। तो ये याद रखिएगा, नॉइज ब्लेजेस मिसमैचेस, यूएनईपी की रिपोर्ट है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट। यूएनईपी की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। हेड कौन है? इंजर एंडरसन, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पर हुई थी?
तो फिक्की की स्थापना हुई थी महात्मा गांधी जी के रिकमेंडेशन पर। किसकी? महात्मा गांधी जी की रिकमेंडेशन पर। चर्चा में क्यों है? ट्रांस यूनियन सिविल और फिक्की ने पार्टनरशिप की है। किस लिए? एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम रन करेंगे। एमएसएमई कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम कौन रन करेगा? फिक्की और ट्रांस यूनियन सिविल। एमएसएमई कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम फिक्की और ट्रांस यूनियन सिविल का प्रोग्राम होगा। कई सारे जो एमएसएमई क्लस्टर्स हैं महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा में, यहाँ पर ये एमएसएमई एजुकेशन प्रोग्राम रन किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को बताया जाएगा कि एमएसएमई अगर आपने ओपन की है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो कैसे आप फिनांस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। फिक्की की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी महात्मा गांधी जी की सलाह पर। किसने की थी? जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाले पाकिस्तान किसको दिया गया है? तो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है आपका बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स को। यहां देख लीजिए आप, ये हैं आपके बिल गेट्स, ये हैं इमरान खान। इन्होंने बुलाया है बिल गेट्स को, क्यों? पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने के लिए। तो बिल गेट्स को पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। नाम क्या है? हिलाले पाकिस्तान। नाम भी अजीब रखते हैं, मतलब ढंग के नाम तो रखो यार, कम से कम पाकिस्तान रत्न रख दो, ठीक है। हिलाले पाकिस्तान नाम है वैसे इस अवार्ड का, इतना याद रखिएगा। जाने माने दानवीर कर्ड माइक्रोसॉफ्ट के जो है फाउंडर बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है, जो कि पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड है। पोलियो की फील्ड में जो पाकिस्तान ने काम किया है उसकी तारीफ की है किसने? बिल गेट्स ने। उसके अलावा गावी के साथ कोलैबोरेशन किया है बिल गेट्स ने, जो कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन की फील्ड में काम कर रहा है। तो बिल गेट्स को निशान पाकिस्तान से नहीं, हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ये बुक किसने लिखी है? प्रियम गांधी की बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। यहां देख लीजिए आप, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये प्रियम गांधी द्वारा लिखी गई बुक है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इस बुक को लॉन्च किसने किया है? हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडव्य जी ने। देखिए, ये जो अ नेशन टू प्रोटेक्ट बुक है, ये बताती है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पैंडेमिक के कार्यकाल में पूरे देश को बचाया। तो बुक का नाम याद रखिएगा, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। प्रियम गांधी की बुक है, लॉन्च की है मनसुख मांडव्य जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कार्यों पर आधारित है, खास करके पैंडेमिक के टाइम में। खजुराहो डांस फेस्टिवल, हाल ही में कौन सा एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया है? तो खजुराहो डांस फेस्टिवल का 48th मेरे ख्याल से एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ 48th एडिशन। चलिए पढ़ लेते हैं, खजुराहो डांस फेस्टिवल का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। खजुराहो डांस फेस्टिवल 48th एडिशन है इस फेस्टिवल का। इस फेस्टिवल में क्या होगा? रूपांकर कला अवार्ड, नेशनल कालिदास अवार्ड दिए जाएंगे। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल कौन सा एडिशन है? 48th एडिशन। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। खजुराहो किस मंदिर के लिए फेमस है? नगर आर्किटेक्चर के मंदिर खजुराहो में बने हैं, चंदेल राजवंश के टाइम पे बनाए गए थे। और उनके अगर वो मंदिर आप देख लो तो इंडिया में मॉडर्निटी बहुत समय पहले थी। अब तो हम लोग डिग्रेड हुए, वैसे ऋग्वैदिक काल से आज तक डिग्रेड ही हुए हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल 48th एडिशन किसने ऑर्गेनाइज किया है? मध्य प्रदेश कला परिषद ने। देखिए, खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये इस तरह का होगा। वहाँ पर कालिदास अवार्ड भी दिए जाएंगे, वो बात अलग है। चलिए क्या क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट आरोहण किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है आपके असम गवर्नमेंट ने। किसने? असम गवर्नमेंट ने। स्टूडेंट्स के स्किल को निखारने के लिए 4 वर्षों का मेंटोरशिप प्रोग्राम है प्रोजेक्ट आरोहण। असम गवर्नमेंट द्वारा 4 वर्षों का प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को उनके स्किल को बूस्ट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया सके। तो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है प्रोजेक्ट आरोहण। ये प्रोजेक्ट आरोहण असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया है टाटा स्ट्राइप की सीईओ अनीता राजन के साथ मिलकर। तो प्रोजेक्ट आरोहण, इसमें कौन कौन शामिल है? असम गवर्नमेंट प्लस टाटा, ये याद रखिएगा। टाटा स्ट्राइप आपको पता ही है, एक
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है टाटा ट्रस्ट का, उसी के तहत ये प्रोजेक्ट आरोहण रन किया जाएगा असम गवर्नमेंट द्वारा। याद रखिएगा, इट वॉज स्टार्टेड वर्किंग अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजी सिंप्लीफिकेशन सिनर्जी एंड स्केल। छोड़िए ये बात, असम की बात कर लेते हैं। ये है मैप में आपका असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम की जब भी बात है याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड नाम क्या है? माजुली। असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। तो ये याद रखिएगा, माजुली द्वीप समूह कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, पहले पढ़ा चुका हूं, किस इंडियन सिटी में लॉन्च किया गया है? तो इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, जिसकी कैपेसिटी है 550 टन। तो कैपेसिटी याद रखिएगा, 550 टन का बायो सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है, जो कि इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है, 150 करोड़ की लागत से बना है। तो ये वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन के आधारित प्लांट है। कॉन्सेप्ट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन का यूज किया गया है इस बायो सीएनजी प्लांट में। तो एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहां बन रहा है? इंदौर में बन गया है, इनॉग्रेट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। तो इंदौर गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट ये पर डे 17,000 kg सीएनजी जनरेट करेगा, जिसमें 100 टन पर डे ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, बायो सीएनजी प्लांट एशिया का लार्जेस्ट कहां? इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है। 550 टन कैपेसिटी है इसकी और 150 करोड़ की लागत से बना है, ये आपको याद रखना है। ये है वो एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। चर्चा में क्यों है? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, इसको जो फेज 2 है वो लॉन्च कर दिया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS, इसका फेज 2 लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। ये फेज 2 जो है 2022-23 से 25-26 के लिए यानी 3 वर्षों के लिए है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेज 2, जिस पर लागत आएगी 3,375 करोड़। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पूरे देश के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। तो ICJS एक तरह का नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि IT इनेबल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस के लिए पूरे देश में यूज किया जाता है। तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, इसको 3 वर्षों के लिए बढ़ा देगा 31 मार्च 2026 तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम है, 3,375 करोड़ का खर्च आएगा। ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको इंप्लीमेंट करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर। तो याद रखिएगा, ICJS प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं, 1986 में NCRB की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर कौन है? NCRB के रामफल पवार। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, ये याद रखिएगा। फ्रांस द्वारा 9 वर्षों बाद किस कंट्री से अपनी आर्मी विड्रॉन करने की घोषणा की गई है? तो फ्रांस अपनी आर्मी को वापस बुलाने जा रहा है 9 वर्षों बाद, माली से। देखिए, पहले ये देख लीजिए मैप में, ये एक अफ्रीकन कंट्री है माली। माली से फ्रांस द्वारा 9 वर्षों बाद अपनी आर्मी को विड्रॉल किया जा रहा है। 2013 में फ्रांस ने माली में अपनी आर्मी भेजी थी, क्यों? जिहादियों से लड़ने के लिए। अब वापस विड्रॉ कर रहा है। लगभग 2400 ट्रूप्स है फ्रांस के। इतने सालों से वहां पर बैठ के खाना फ्री का खा रहे थे, तो माली के लोग जो है विद्रोह करने लगे, तो फ्रांस को शर्मिंदा होकर अपनी आर्मी को बुलाना पड़ा। बस इतना याद रखिएगा। फ्रांसवा ओलांदा जो थे वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने भेजे थे और इमैनुअल मैक्रोन ने बुला लिया माली से अपनी आर्मी को। फ्रांस माली से बुला रहा, तो माली कैपिटल क्या है? बमाको। करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव किस सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है? तो हील बाय इंडिया इनिशिएटिव हेल्थ सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो हेल्थ सेक्टर में जो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हील बाय इंडिया इनिशिएटिव को रन कर रही है। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा एक शिविर ऑर्गेनाइज किया गया है, चिंतन शिविर, हील बाय इंडिया इनिशिएटिव पर लॉन्च किया गया है 2 वर्षों के लिए। हील बाय इंडिया इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हेल्थ सेक्टर में प्रोफेशनल्स जो है उनको लाया जा सके। तो याद रखिएगा, 50 to 60 स्ट्रीम्स हैं, डाइटिशियन, नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, इसमें प्रोफेशनल्स को जॉब देने के लिए हील बाय इंडिया इनिशिएटिव रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा।
स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ कर दिया है, कौन है? तो सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री है इजराइल। कौन है? इजराइल। ये देख लीजिए, इजराइल वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ कर दिया है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी ने कहा है कि अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल इनको सिविलियन एयर स्पेस में यूज किया जाएगा। तो वर्ल्ड की पहली कंट्री है इजराइल जिसने सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को अलाउ कर दिया है। इजराइल देख लीजिए, कैपिटल क्या है इसकी? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्तली बेनेट। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्तली बेनेट। कैनेसेट, नेसेट है वैसे, KNESSET, नेसेट इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा अपना 35वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो मिजोरम ने अपना 35वां राज्य दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश ने 36वां राज्य दिवस मनाया है। देख लेते हैं। हाल ही में मिजोरम द्वारा अपना 35वां राज्य दिवस मनाया गया है 20 फरवरी 1987 को मिजोरम इंडिया का राज्य बना था। देखिए, भारत के संविधान में 1986 में 53वां संशोधन आया था। 53वां संशोधन आया था 1986 में। इसकी वजह से मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था 20 फरवरी 1987 को। याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम 23वां राज्य बना। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां राज्य बना। इसके लिए मिजोरम के लिए 53वां संशोधन था 1986 में और अरुणाचल प्रदेश के लिए 55वां संशोधन था। आपको ये याद रखना है। मिजोरम, मीजोरम 3 शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम अर्थ होता है लैंड ऑफ द हिल पीपल। तो याद रखिएगा, पहले ये असम डिस्ट्रिक्ट में था, अरुणाचल प्रदेश भी असम डिस्ट्रिक्ट में था मिजोरम, और 23वां राज्य मिजोरम बना था, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना था। इसीलिए हाल ही में मिजोरम ने अपना 35th स्टेटहुड डे मनाया है और आपके अरुणाचल प्रदेश ने 36 स्टेटहुड डे मनाया है। मिजोरम की बात कर लेते हैं। तो मैप में आप देख लीजिए मिजोरम कहाँ है। ये है आपका मिजोरम। चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथांगा। गवर्नर कौन है मिजोरम के हरि बाबू मिजोरम के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड सर्टिफिकेशन बिल्डिंग काउंसिल 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? तो ग्रीन बिल्डिंग्स के मामले में इंडिया की रैंक है 3rd, चाइना टॉप पे है और कनाडा 2nd टॉप पे। 2021 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इंडिया में 146 प्रोजेक्ट को लीड सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इस तरह से इंडिया की 3rd रैंक है। सबसे ज़्यादा लीड सर्टिफिकेशन दिया गया है चाइना में, फिर कनाडा में। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऐसी बिल्डिंग्स को लीड सर्टिफिकेट देता है जो एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में बेहतरीन काम करती हैं। तो चाइना में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो लीड सर्टिफिकेशन प्राप्त की हैं 2021 में, फिर कनाडा में है। यूएस इस लिस्ट में इंक्लूडेड ही नहीं है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ग्रीन बिल्डिंग्स का या फिर लीड सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली बिल्डिंग्स का। लीड मतलब लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ऐसी बिल्डिंग्स को दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में ये लीड सर्टिफिकेट जिन्होंने एनर्जी सेविंग की हो एटलीस्ट 10 टू जितना भी हो सके +10%। हाँ, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। 2021 में इंडिया में 146 से अधिक प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो अभी तक इंडिया में 1649 बिल्डिंग्स हैं जिनको लीड सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये आप एक वैल्यू याद रखिएगा। रवीश तिवारी हाल ही में निधन हो गया। जाने माने जर्नलिस्ट थे। ये हैं रवीश तिवारी। मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ाऊंगा। ये है रवीश तिवारी, जर्नलिस्ट थे। इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम में काम किया था रवीश तिवारी ने। हाल ही में इनका निधन हो गया। रवीश तिवारी कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली से। सेम चीज़ यहाँ से लिखी है, दिल्ली, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स। तो एक तरह से रवीश तिवारी पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्टिंग किया करते थे, दिल्ली से थे। हाल ही में निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।